हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे हमारे यहां से अपनी सेना हटाए पाकिस्तान। जी हां, वरना भड़क जाएंगे पीओके के लोग। बताते पीओके के नेता ने संयुक्त राष्ट्र में उठाई है बहुत बड़ी मांग, बताएंगे जिसके बाद वाकई में सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करा दिया है पाकिस्तान को। तो लगे हाथों आपको बताएंगे चाइना ने प्रधानमंत्री मोदी पर कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया कि मालदीव और पाकिस्तान भी हो गए हैरान। आपका जानना बहुत जरूरी है, तो वही बताएंगे। चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा कर रही है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज में इतने आतंकियों को कर दिया गया है ढेर। तो वहीं देश में जिन्नावाद लेकर आ रहे हैं ओवैसी, लगा रहे हैं फलस्तीन के नारे, जिसके बाद इस बड़े वकील ने कर दिया है बड़ा दावा, जाएगी ओवैसी की सदस्यता। बताएंगे दोस्तों क्या कहना है इनका, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और निरंतर अपने भारत का विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां हमारे यहां से अपनी सेना हटाए पाकिस्तान वरना भड़क जाएंगे लोग। जी हां, पीओके के नेता ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सामने उठाई मांग, कर दिया जलील। बता दे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में वहां की सेना के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा भड़क रहा है। हाल ही में यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अपने सैनिकों की तैनाती न करे। उन्होंने मंगलवार को जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 56वें सत्र के दौरान अपना वक्तव्य दिया। शौकत अली कश्मीरी ने वीडियो संदेश में कहा कि हमें पीओजेके से रिपोर्ट मिली है जिसमें संकेत दिया गया है कि पाकिस्तानी प्रशासन वहां फ्रंटियर कोर यूनिट को फिर से तैनात कर रहा है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि पीओजेके एक विवादित क्षेत्र है और इसीलिए पाकिस्तान को वहां अपनी सेना नहीं तैनात करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से स्थानीय लोगों में परेशानियां होती हैं। लोगों और प्रशासन के बीच और अशांति को रोकने के लिए पाकिस्तान को पीओजेके से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए, नहीं तो वहां लोग भड़क सकते हैं। जी हां, तो अब जबकि पीओके की लड़ाई संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है, तो आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पीओके के मुद्दे पर जस्टिस जरूर करेगा और भारत इस गर्म लोहे पर हथौड़ा भी मार पाएगा। तो वहीं आपको बता दें चाइना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया कि मालदीव पाकिस्तान भी हो गए हैरान। बता दें चीन में एक बड़ा सर्वे हुआ है। ये सर्वे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने करवाया है। इस सर्वे में भारत को लेकर होश उड़ा देने वाली बातें सामने आई है। जी हां, इस सर्वे में 90% चीनी लोगों का कहना है कि वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं। ये लोग भारत को एक अच्छा देश मानते हैं, भारत में घूमना चाहते हैं। आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन के लोग पीएम मोदी को प्यार से मोदी लाओशियान कहकर बुलाते हैं। चीन में लाओशियान शब्द का इस्तेमाल अनोखी क्षमताओं वाले बुजुर्ग अमर शख्स के लिए कहा जाता है। जी हां, ग्लोबल टाइम्स ने 23 मई से 5 जून के बीच एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में 2000 चीनी लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में 90% लोगों ने बताया कि उनकी भारत के प्रति रुचि है और वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि इन्हीं में से 64% लोगों ने कहा कि वो मौका मिलते ही भारत घूमने जरूर जाएंगे। खास करके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में जाने की बात कही गई है। हैरानी की बात देखिए कि चीन में इंटरनेट को लेकर कई पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आधे से ज्यादा चीनी लोगों ने बताया कि भारत साहित्य टीवी शो देखना पसंद करते हैं। चीनी लोगों ने बताया कि उन्हें दंगल, 3 इडियट, स्लमडॉग मिलेनियर, देवदास जैसी फिल्में पसंद आई। चीन का ये सर्वे देख पाकिस्तान को झटका लगा है। पाकिस्तान की आवाम को लग रहा है कि उसकी हुकूमत ने तो चीन को खुश करने के लिए पूरा देश बेच दिया, लेकिन चीन के लोग भारत के दीवाने हैं। तो वहीं कई लोगों ने ये बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मालदीव को ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन के लोग मालदीव से ज्यादा भारत में घूमना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वाकई में ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मुख्य पत्र माना जाता है दोस्तों, जिनपिंग के इशारों पर नाचने वाला मीडिया माना जाता है, उसके रिपोर्ट में भारत को लेकर ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जहां 90% चीनी लोग भारत घूमना चाहते हैं और मोदी जी को पसंद करते हैं। इस पर आपकी राय, आपका सुझाव तो बनता है दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता वाकई में चाइना वाले इस रिपोर्ट पर। तो वहीं आपको बता दे चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा कर रही है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकवादियों को किया ढेर। बता दे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। माना यह जा रहा है कि ये आतंकवादी घाटी में सेना और पुलिस पर हाल ही में हुए हमलों में शामिल थे। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को आज सुबह तलाशी अभियान के दौरान 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। पिछले सप्ताह डोडा और
राजौरी, पुंछ जिलों में सिलसिलेवार आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान तेज कर दिए गए हैं। जी हां, सूत्रों ने बताया है कि खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान ने भारत पर फोड़ा ठीकरा की टीटीपी और बीएलए को पैसे दे रही है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, जिसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान के रॉ वाले दावे की निकाल दी हवा। कहा हमें भारत से नहीं मिलता पैसा, जिसके बाद पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में उड़ी है खिल्ली दोस्तों, और उसकी भारत के खिलाफ ही चाल निकल कर आई है सामने। आपको बता दे, पाकिस्तान में आतंक मचाने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। टीटीपी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से धन प्राप्त करने के आरोपों से इनकार कर दिया है। इसके अलावा टीटीपी ने पुष्टि की है कि उनके अफगान तालिबान के साथ अच्छे संबंध है। टीटीपी ने यह भी कहा है कि उसका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से कोई संबंध नहीं है, हालांकि वो उनकी मांगों का समर्थन करता है। टीटीपी ने इस बयान में अपने एक वरिष्ठ नेता की पाकिस्तान में गिरफ्तारी की बात भी कबूली। जी हां, दरअसल पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान के गृह मंत्री जिया-उल्लाह लंगो ने बुधवार को दावा किया था कि प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और भारत उनका एकमात्र निवेशक है। जिसके बाद दोस्तों टीटीपी ने खुद पाकिस्तान के रॉ वाले इस दावे की हवा निकाल दी और कह दिया कि हमें भारत से कोई भी पैसा नहीं मिलता। जिसके बाद पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान का असली चाल निकलकर सबके सामने आया है कि वो भारत को हर मौके पर गिराने की कोशिश में लगा रहता और उसकी चाल हमेशा से यही रहती है कि वो भारत को पूरी दुनिया के सामने झुका दे। लेकिन एक कहावत है कि सच छुपाने से भी नहीं छुपता, वो बाहर आ ही जाता है। और वाकई में टीटीपी ने ये कह करके पाकिस्तान की तो हेकड़ी निकाल ही दी है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप लोग पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जो झूठा आरोप लगाता है भारत पर? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दे, जस्टिन ट्रूडो को घरेलू मोर्चे पर लगा बड़ा झटका। जल्द चुनाव की उठी मांग, क्या अगले साल तक बच पाएगी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी? बता दे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। उनकी लिबरल पार्टी संघीय उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से हार गई, जिसके बाद विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने जल्द चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दे कि कनाडा के 45वें फेडरल चुनाव अगले साल होने हैं। कांटे की टक्कर में कंजर्वेटिव उम्मीदवार डॉन स्टीवर्ट ने लिबरल के गढ़ माने जाने वाले टोरंटो सेंट पॉल में जीत हासिल की। उन्होंने लिबरल पार्टी के लेस्ली चर्च को 590 मतों से हराया। कनाडाई मीडिया के मुताबिक चर्च पर स्टीवर्ट की जीत चौंकाने वाली है, क्योंकि ये सीट 30 से अधिक वर्षों से लिबरल्स के पास है। टोरंटो सेंट पॉल टोरंटो ओंटारियो प्रांत में एक संघीय चुनावी जिला है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीटों में से एक है। लिबरल पार्टी का 1993 से टोरंटो सेंट पॉल पर कब्जा कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, कंजर्वेटिव नेता पोलिवरे ने प्रधानमंत्री ट्रूडो से शीघ्र चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसको चौंकाने वाला उलटफेर बताया है। अब ऐसे में सबसे बड़े कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अगले साल तक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे पीएम जस्टिन ट्रूडो, या फिर हाथ धो बैठेंगे अपनी कुर्सी से। तो वहीं आपको बता दें, बीआरआई पर भिड़े चीन और नेपाल, फंडिंग पर फंस गया पेच जिनपिंग प्रचंड में, आखिर कैसे होगी सुलह? बता दें, नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर मामला उलझता जा रहा है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच आयोजित नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श तंत्र की 16वें दौर की बैठक के दौरान बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर सहमति नहीं बन सकी। बीआरआई को लेकर ये पेंच तब फंसा है जब चीनी उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग नेपाल की यात्रा पर है। उनकी यात्रा के दौरान बीआरआई कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने पर जोर दिए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय से नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श तंत्र की 16वीं बैठक के दौरान कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी मांगी। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर चुप रहना ही उचित समझा। जी हाँ, शीर्ष सरकारी सूत्रों ने काठमांडू पोस्ट को बताया था कि यदि काठमांडू में सन वेईदोंग के प्रवास के दौरान योजना पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए तो इस वर्ष के अंत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, जो चाइना के स्टेट काउंसलर भी हैं, उनकी काठमांडू यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। तो वहीं बताएं, जहां व्लादिमीर पुतिन की यात्रा का असर रशिया से नॉर्थ कोरिया के लिए चलेगी सीधी की सीधी ट्रेन। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए थे, जहां से कई बड़े फैसले लिए गए। अब खबर ये आ रही है कि रूस उत्तर कोरिया के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करेगा। हालांकि ये ट्रेन पहले भी चलती थी, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी। समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने बुधवार को बताया कि रशिया कोविड-19 महामारी के कारण 4 साल से बंद नॉर्थ कोरिया के साथ सीधी रेल सेवा शुरू करेगा। जी हां, समाचार एजेंसी के मुताबिक ये सर्विस जुलाई में शुरू होने वाली है। उत्तर कोरिया की सीमा से सटे रशिया के पूर्वी क्षेत्र प्रिमोर्स्की के गवर्नर
ओलेग कोझोम्याको के हवाले से इंटरफैक्स ने बताया कि ये ट्रेनें व्लादिवोस्तोक शहर से उत्तर कोरिया के बंदरगाह रासोन तक चलेगी। तो वहीं बता दें मुजू के मंत्री ने चीन में की तारीफ, कहा भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी। जी हाँ, संबंधों को भी सराहा। आपको बता दें चीन के पहले दौरे पर पहुंचे मालदीव के एक वरिष्ठ मंत्री ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की हाल की नई दिल्ली यात्रा और अपने देश के पर्यटन निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए भारत के साथ संबंधों के महत्व पर बात की। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के भारत दौरे के बाद माले ने नई दिल्ली के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित किया है। मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 9 जून को भारत गए थे। मुइज़ू को चीन का समर्थक माना जाता है। ऐसे में मोहम्मद सईद ने CNBC इंटरनेशनल टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति मुइज़ू ने ये बात दोहराई है कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी बना हुआ है। भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सईद ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से बेहतर संबंध है। भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों में से एक है। खास करके भारत से आने वाले पर्यटकों के मामले में मालदीव में भारत का बहुत निवेश है, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में। साथ ही आपको बता दें बांग्लादेश के 2 आतंकवादियों को 5 साल की कैद, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का बड़ा आरोप, अदालत ने सुनाया फैसला। बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की विशेष अदालत ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन असल अल इस्लाम के 2 आतंकवादियों को भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। जांच एजेंसी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार बांग्लादेशी नागरिकों महमूस हसन और मोहम्मद सैयद हुसैन की सजा का ऐलान कर दिया गया है। मिजोरम में NIA की विशेष अदालत दोनों आतंकवादियों को दोषी ठहराने के बाद 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने को भी कहा गया है। आपको बता दें NIA ने बताया कि दोनों आतंकी अवैध रूप से भारत में घुसे थे और यहाँ अलग अलग जगहों में रह रहे थे और इन्होंने भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रची थी। जी हाँ, तो वहीं बता दें जयशंकर जी ने म्यांमार के अपने समकक्ष से की मुलाकात, भारत की सीमा पर हिंसा को लेकर जताई चिंता। जी हाँ, म्यांमार के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर जी, सीमा के पास हिंसा पर जताई चिंता, भारतीय को स्वदेश भेजने की कर डाली मांग। आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने म्यांमार के अपने समकक्ष यू थान शुए से बुधवार को हुई मुलाकात के दौरान पड़ोसी देश में हिंसा एवं अस्थिरता का असर भारतीय सीमा पर पड़ने को लेकर भारत की गहरी चिंता साझा की और म्यांमारी शहर में फंसे भारतीयों को यथाशीघ्र वापस लाने में सहयोग की मांग की है। जयशंकर जी ने थाने शुए से नई दिल्ली में मुलाकात की है। अपनी विदेश यात्रा के बाद म्यांमार लौट रहे थे और दिल्ली रुके हुए थे। वो म्यांमार के उप प्रधानमंत्री भी है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद शासन पर सैन्य जुंटा का कब्जा होने के बाद पड़ोसी देश के वरिष्ठ नेता से भारत के विदेश मंत्री की ये पहली सार्वजनिक मुलाकात है। जी हाँ, मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने म्यांमार में भारत की चल रही परियोजनाओं की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए जोर दिया और पड़ोसी देश के लोकतांत्रिक पथ पर यथाशीघ्र लौटने का आह्वान किया। तो वहीं आपको बता दें आतंकियों के निशाने पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने किया बड़ा दावा। बता दें चीन और पाकिस्तान के CPC परियोजना को शुरू हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन चीन के अरबों डॉलर के निवेश के बाद भी अगले चरण में नहीं पहुंच सका। नकदी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान इसको फिर से शुरू करने के लिए अपना सदाबहार मित्र चीन को खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि द्विपक्षीय परियोजना मुश्किल में पड़ गई है। वहीं अब आतंकवादियों की नजर इस परियोजना पर पड़ चुकी है। दरअसल प्रतिबंधित आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक वरिष्ठ कमांडर ने दावा किया है कि उनका संगठन बलूचिस्तान में प्रतिबंधित अलगाववादी समूहों के साथ मिलकर $60 अरब की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तनावग्रस्त प्रांत के गृह मंत्री मीरजिया लैंगरोव ने बुधवार को यह जानकारी दी है। तो वहीं आपको बता दें भारत को सुधार करने की है जरूरत। पन्नू कांड पर अमेरिका ने दे दिया भारत को ज्ञान, कहा थोड़ा सुधार लाइए। बता दें खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू और निखिल गुप्ता मामले में अब अमेरिका ने भारत को ज्ञान दिया है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता अमेरिका में कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। गुप्ता पर एक दूसरे भारतीय के साथ मिलकर खालिस्तानी आतंकवादी को मारने की साजिश रचने का आरोप है। अब अमेरिकी सरकार में उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करते हुए कहा कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब भारत को अपने अंदर आवश्यक संस्थागत सुधार लाने के लिए विचार करना चाहिए। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि गुप्ता को पिछले साल जून में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 जून को प्रत्यर्पित करके अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। हाल ही में गुप्ता द्वारा भारतीय अधिकारियों से राजनयिक पहुंच के अनुरोध के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्हें 14 जून को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। हमें अब तक गुप्ता से राजनयिक पहुंच के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला
मिला है, लेकिन उनके परिवार ने हमसे संपर्क किया तो वहीं बता दें अमानवीय कृत्य था, कड़ी सजा दी जाएगी। जी हां, भारतीय मजदूर की मौत पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ये कहते हुए जताया दुख। बता दे इटली में हाल ही में 31 वर्षीय एक भारतीय मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब इस मौत को लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दुख व्यक्त किया। भारतीय मजदूर का हाथ कट गया था, लेकिन जिसके वहां वो काम करता था उसने उसका इलाज कराने के बजाय उसको सड़क के किनारे फेंक दिया, जिससे उसकी दुखी स्थिति में मौत हो गई। पिछले सप्ताह हुई इस घटना ने इटली को झकझोर करके रख दिया है और प्रदर्शनकारियों ने उस नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज मेलोनी ने इतालवी संसद में इस मुद्दे को उठाया और मृतक मजदूर सतनाम सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त की। रोम के निकट लाजियो में सब्जी के एक खेत में काम करते हुए सतनाम सिंह का हाथ भारी मशीन में आकर कट गया था। वैसे में मेलोनी ने सतनाम सिंह को अमानवीय कृत्यों का शिकार बताते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा देने की कसम खाई है। तो वहीं आपको बता दें नेपाली प्रधानमंत्री ने फिर दिया भारत विरोधी बयान, कहा काला पानी और लिपुलेख नेपाल का ही हिस्सा। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को फिर भारत विरोधी बयान दिया और कहा कि उनकी सरकार इस बात पर स्पष्ट और दृढ़ है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र उनके देश का हिस्सा है। प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में विनियोग विधेयक 2081 पर चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की है, यानी कि भारत के लगातार समझाने के बावजूद भी नेपाल मानता दिखाई नहीं दे रहा और वो भारत के इन हिस्सों को अपना हिस्सा बताने की कोशिश में लग रहा है। ऐसे में इस पर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर। प्रधानमंत्री के घर ही में ही अवैध तरीके से घुस गए 4 लोग। आखिर क्या हुआ उसके बाद, आखिर कौन है ये लोग जो नेताओं के घरों को बना रहे हैं निशाना। आपको बता दें ब्रिटेन में एक तरफ जहां आम चुनाव की गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उत्तरी इंग्लैंड स्थित आवासीय परिसर में अवैध तरीके से घुसने पर मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। उत्तरी यॉर्कशायर के किर्बी स्टिकस्टन गांव में ऋषि सुनक का घर है, जो उन्होंने 2015 में खरीदा था। नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस ने बताया कि उन्हें मंगलवार की दोपहर इस बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें असम में लगे भूकंप के तेज झटके, डर के मारे घरों से बाहर भागे लोग। जी हां, पूर्वोत्तर के राज्य असम में बुधवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप के ये झटके असम के कार्बी आंगलोंग में महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 से कम, यानी कि अगर एग्जैक्ट बात करें तो 3.2 मापी गई है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स अस्पताल में कराए गए भर्ती। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री को एम्स के पुराने निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है और बताया गया है कि यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। हालांकि उनकी बीमारी के बारे में तत्काल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही उनके स्वास्थ्य और अपडेट आएगा। बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस समय 96 साल के हैं और इसी साल उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी को गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और लाल कृष्ण आडवाणी जी को दुआएं दे सके। तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों फेसबुक ट्विटर पर बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां सैम पित्रोदा को लेकर सच हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी, कांग्रेस ने वही किया जो पहले बताया। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक बार फिर से सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसको लेकर लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जी हां, लोकसभा चुनाव के वक्त एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाया था कि कभी कभी मुझे लगता है कि पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई शिगुफे छोड़ती है, वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो ही पार्टी से कुछ दिनों के लिए निकलते हैं और फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा को अभी इस्तीफा दिला दिया और कुछ दिन बाद फिर उसे वही पद दे देंगे। ये उनकी यानी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, जिसमें भ्रम पैदा करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना, ऐसी चालाकियां वो करते रहते हैं। तो वहीं आपको बता दें केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 29 जून को शाम 7 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। 5 एजेंसी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अर्जी पर यह आदेश पारित किया गया। तो वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के लिए कैसा होने वाला है अब ये पल। पढ़ने के लिए गीता, घर का खाना, पत्नी से मिलने की इजाजत, सीबीआई कस्टडी में केजरीवाल को मिलेंगी ये बड़ी राहत। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग करने वाली सीबीआई की रिमांड अर्जी में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवेश झा ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि आबकारी नीति के मसौदे को तत्काल मंत्री परिषद की बैठक शुरू हुई थी। आरोपियों की मिलीभगत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि सह आरोपी बुच्ची बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण आर पिल्लई 20 मई 2021 को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए थे। तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता ने कहा कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए, इसीलिए पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ था। ये तानाशाही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इसी कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ पाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। जी हाँ, ये कहना है केजरीवाल की वाइफ सुनीता जी का। तो वहीं आपको बता दें, देश में जिन्नाबाद ला रहे हैं ओवैसी। ओवैसी के जय फलस्तीन नारे पर एडवोकेट हरिशंकर जैन का बहुत बड़ा दावा। कहा जाएगी उनकी सदस्यता। बता दें, सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में जय फलस्तीन का नारा लगाया, जिस पर बवाल मचा है। इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने इसकी शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर ओवैसी को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है। इसको लेकर सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि परसों ऐसी घटना हुई जो भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी विदेशी देश के बारे में जय जय कहकर नारा लगाया गया। दोस्तों, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या लगता है आपको, क्या सांसदी जानी चाहिए ओवैसी की? भारत में रहकर भारत का खा करके दोस्तों उन्होंने जिस प्रकार से बिना किसी मुद्दे के जय फलस्तीन कहा, अगर आप भी मानते हैं कि जवाबदेही तो होनी चाहिए ओवैसी की, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में।